हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मॉडर्न एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम शुभम सर से जानेंगे कि एएफओ की प्रिपरेशंस कैसे करें। शुभम सर हमारे एएफओ में एज इन पीएनबी बैंक सेलेक्टेड है। ये सर से आज हम जानेंगे कि क्या उनकी स्ट्रेटजीज थी जो इस एएफओ की जो इस बार आई थी वैकेंसी, उसमें उन्होंने कैसे क्रैक किया। इसमें 3 फेज टोटल होती है, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज थी प्री मेंस और इंटरव्यू की, सर से जानेंगे। सबसे पहले सर का एक परिचय ले लेते हैं। सर। Hello Deepam, my name is Shubham Yes, sir. and I've completed my graduation from Mandan Bharti Agriculture College, Jagwanpur, Saharsa, which is under Bihar Agriculture University, and I've completed my masters from Department of Agronomy, and currently I've been selected as a assistant manager cum agriculture field officer in Punjab National Bank, and this was my 4th attempt. तो सर अब ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि प्री मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या स्ट्रेटजीज थी आपकी जो इतने अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हर साल बहुत सारे ढेरों कोचिंग ले लेते हैं, सिलेबस प्रिंट करा के रख लेते हैं और न जाने ढेरों सारी किताबें खरीद के रख लेते हैं। ऐसा क्या स्टूडेंट्स करे कि एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में या फिर जितने जल्दी से हो सके वो बच्चे अपने एएफओ को क्रैक कर सके। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये मेरा सेल्फ स्टडी था, जो भी 4 साल मेरा 4 अटैम्प्ट लगा। इसमें ना तो हम कोई कोचिंग लिए, ना कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए। ये सारा यूट्यूब पे जितना भी ओपन सोर्स मिलता था उससे, और मॉक टेस्ट वगैरह हम लगाते थे। तो पहले तो सबको पता है जैसे कि एएफओ का 3 स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। पर जनरली हम जो लाइब्रेरी में देखते हैं, बच्चा लोग क्या करता है पहले कि वो एसीसी का नोट्स उठा लेता है, आईआरआई टॉपर्स का नोट्स उठा लेता है और फिर वो अपना मेंस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होता है, वो सब हेल्प बुक है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा नहीं, बस वो टोटल रट्टाफिकेशन पे आपको डिपेंडेंट बना देगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन कि आप कोचिंग मटेरियल पे डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि फिर वो डिपेंडेंट बनाते रहेगा, ठीक है। और जैसे एग्रीकल्चर में ऐसा है कि इकलौता ये एग्ज़ाम है, मतलब एएफओ है, नबार्ड है जो साइक्लिक है, जिसका एक कैलेंडर है कि वो हर साल आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एफसीआई देख लो आप, या इफ़को एजीटी देख लो, बाकी और जितने भी एग्ज़ाम है वो एट रैंडम आते हैं, उनका कोई साइक्लिक या फिर कैलेंडरिक पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। प्रीलिम्स में टोटल 3 पेपर होता है, इंग्लिश का, मैथ्स का जिसको हम क्वांट कहते हैं, और फिर रीजनिंग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए जो सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक बिल्कुल नहीं करना होता है, ठीक है। तो रीजनिंग में जो है वो सबसे पहले 5 से 6 टॉपिक है जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उसको अगर करके जाओगे अच्छे तरीके से, जितना हो सके उतना मॉक्स वगैरह लगा के, मल्टीपल टाइम दे करके वो 6-7 टॉपिक अगर आप कर लोगे तो आप आसानी से 35 तक स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो रीजनिंग में हम सबसे पहले टॉपिक सीक्वेंस वाइज में हम बताना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे अगर 6 टॉपिक बता रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पहला एक टॉपिक हम उठाए, जो न्यू कमर होते हैं पहला एक टॉपिक उठाए, वो बोर हो जाता है, फिर उनको ये लगने लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हैवी सा, तो इसको स्किप कर देते हैं, दूसरे में स्विच करने लगते हैं। तो रीजनिंग में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना चाहिए वो है सिलोलिज्म, ठीक है। अब ये सिलोलिज्म में क्या है, हर जितने भी अभी हम टॉपिक बताएंगे जितना भी, उसमें सब सेट में क्वेश्चन आता है, मतलब एक सेट में 5 क्वेश्चन आता है। मतलब अगर सिलोलिज्म का बात कर रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आएगा उससे। और सिलोलिज्म दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आज तक पिछले 4 अटेम्प्ट में तो हम नहीं देखें कि स्किप हुआ है, और प्रीवियस जो ईयर है मॉक्सी, मतलब प्रीवियस पीवाईक्यूज, उसमें भी कभी स्किप नहीं हुआ था। तो सिलोलिज्म से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला। उसके बाद दूसरा आता है डायरेक्शन डिस्टेंस, उससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद फिर आता है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता है, ठीक, हर साल आता है। ये कभी स्किप नहीं, जो टॉपिक हम बता रहे हैं मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, ठीक है। और ये मोर देन सफिशियंट है, या फिर हाँ मोर देन सफिशियंट, आप इतना ही कर लो, 1000 बार कर लो एग्ज़ाम से पहले, ये इतना ही आता है और इससे ही आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाओगे। ये जो इरेगुलर पैटर्न होता है ना, जैसे 2021 में जो प्रीलिम्स का ये था कट ऑफ था, वो था 21, फिर 22 में आप देखोगे 18 आ गया, ठीक है। 23 में देखोगे 34 आ गया, और 24 में जो इस बार अटेम्प्ट था वो था 51 था, जनरल कट ऑफ हम बता रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया, इससे डरना भी नहीं होता है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होता है कि वो जनरल बैंकिंग वाले बच्चे बैठ जाते हैं, वो एएफओ के मेंस प्रीलिम्स को वो अपना मॉक समझ लेते हैं, ठीक है, उससे डरना नहीं है। उस तो ये अभी हम रीजनिंग का बात कर रहे हैं। तो एक तो हो गया सिलोलिज्म, दूसरा हो गया डायरेक्शन डिस्टेंस, तीसरा हुआ कोडिंग डिकोडिंग, चौथा हुआ ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये 4 टॉपिक को तो पहले आपको अच्छे से कर लेना है, पूरी तरह से, पूरे अच्छे, मतलब ऐसा हो कि ये क्वेश्चन आए
चाहे वो मॉक दे रहे हो, पेड मॉक दे रहे हो या फिर फ्री मॉक दे रहे हो, ये क्वेश्चन दिखे तो छूटना नहीं चाहिए। अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है सिलॉक्स से तो 5 में से 5 सही होना चाहिए, ठीक है। ये तो 5 आप अच्छे से कर लो पहले, उसके बाद आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे जाओ। ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो है ये दी मोस्ट मतलब मल्टीपल स्टार इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे क्या है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, हर साल इसमें 3 से 4 सेट आता है, ठीक है, जिसमें से आपको 2 ईजी मिलेगा या 3 ईजी मिलेगा या तीनों का तीनों टफ मिलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। पर पैनिक नहीं करना है क्योंकि आप रिवीजन करके जाओगे। फिर एक आ जाता है पजल्स। पजल्स का भी सेम सीन है, 3 से 4 सेट आपको मिलेगा, एक सेट में 5 क्वेश्चन रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये 2 टॉपिक का है और ख़ास करके रीजनिंग का है कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की हम बात करते हैं जब, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको खुद को दूसरे क्वेश्चन में जाते जाते पता चल जाएगा कि जो हम क्वेश्चन से जो हम डायग्राम बनाए या फिर जो भी हम रफ ड्रॉ किए हैं वो मेरा सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद को तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं, ये जो हम डायग्राम ड्रॉ किए हैं या पॉसिबिलिटीज़ जो भी हम ड्रॉ किए हैं वो मेरा गलत है या सही है, ठीक है। तो वहाँ पे भी रेक्टिफाई करने के लिए आपको मौका मिलेगा। ये तो टॉपिक्स हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए। कोई भी पेड कोर्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल क्या बहुत समय से, कोविड के बाद से जो यूट्यूब पे जो भी क्या कहता है बूस्ट आया हुआ है वो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। तो इसके लिए जो द बेस्ट सोर्स हम आज तक रिलाई करते आए हुए हैं, कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि पहले अटैम्प्ट में कुछ और सोर्स लिए, दूसरे अटैम्प्ट में कुछ और सोर्स लिए, ये तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप कांस्टेंट रहो। वो कहते हैं ना कि अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके लाखों खुदा होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को भटकना नहीं है, अपना खुदा कभी भी डेविएट नहीं करना है, ठीक है। मतलब अपने दरवाज़ों को मतलब अलग अलग दरवाज़ों पे कभी ठक ठक या फिर नॉक नहीं करना है हम लोगों को। ये सर बच्चों को हम देखते हैं सर, जैसे कि मैंने भी बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स बहुत स्टूडेंट से ले लेते हैं और उसको प्रिंट करा के पढ़ते रहते हैं। एक जगह ये नहीं कि रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं और मतलब एक को पढ़ लिया फिर दूसरे पे हाँ, वो होता है, वो सब इनसिक्योरिटीज़ उसको कहते हैं, ठीक है। होल एंड सोल आप देखोगे तो क्या होता है कि एक अटेम्प्ट देते हो, फिर कोई बोलता है तुम्हारा दोस्त कि भैया भाई यार ये तो वहाँ से लग गया था इतना सारा क्वेश्चन, तो हम अगले अटेम्प्ट में सोचते हैं अच्छा उससे करने वाले हैं, पर वो करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो ये रीजनिंग की हम बात करते हैं तो अड्डा 247 पे ज़ीरो टू हीरो सौरभ सिंह का ज़ीरो टू हीरो का पूरा एक बैच है, ठीक है। टोटल 5 ईयर ओल्ड या फिर 3 ईयर ओल्ड बहुत सारे लेक्चर्स हैं उसमें, ठीक है। पर वो बेसिक लेवल से, वो नाम ही सिग्निफाई कर रहा है ना जीरो टू हीरो, तो वो एलिमेंट्री लेवल से आपको उठा करके टॉप लेवल पे लेके जाएगा। तो उस पर जितना भी टॉपिक हम बताएं वो सीक्वेंस में अरेंज रहता है, आप उसको अच्छे से देखो। अच्छे से देखने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप उतने बार ही उस वीडियो लेक्चर को देखो जब तक कि आपको खुद को, जब वो क्वेश्चन स्क्रीन पे आए ना, तो आप उसको पॉज करके आप खुद से बनाने के लिए केपेबल इनफ हो जाओ, तब तक आप देखो, ठीक है। तो हो सकता है किसी को 2 बार में ही समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को 5 या 6 बारी में समझ में आ जाए, पर पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ये तो रीजनिंग का ये मेरा सोच था, जिसको हम कोई भी जूनियर मेरे से सजेशन लेता है तो हम यही बोलते हैं, और ये मेरे लिए फ्रूटफुल इसलिए था और हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ये मेरे बस का कभी से था नहीं, ठीक है। फिर भी कोशिश करने वाले हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो ये रीजनिंग का ये सोर्स है, ये मोर देन सफिशिएंट सोर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट के लिए, ठीक है। क्वांट में जो टॉपिक्स आता है वो आता है सिंप्लीफिकेशन, जो करना है सीक्वेंस वाइज में करना है। आता तो बहुत सारा टॉपिक है, पर जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाएगा, हाँ, अलॉन्ग विथ ये जो वेरिएशन आते हैं कट ऑफ के, वो मैटर ही नहीं करेगा। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो जाता है सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा आ जाता है नंबर सीरीज़, और ये नंबर सीरीज़ का 2 पार्ट है, एक आता है मिसिंग सीरीज़ और एक आता है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़, ठीक है। अब ये 3 टॉपिक का ये है कि हर साल IBPS इस 3 टॉपिक से कोई 2 टॉपिक में क्वेश्चन आएगा ही, श्योर है। ये 3 का 3 टॉपिक कभी नहीं पूछेगा, ये 2 टॉपिक पूछेगा, और हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन रहेगा, तो आप पकड़ के चल लो 10 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर एक आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। इनफैक्ट हमको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब इनिशियली हम पहला अटैम्प्ट जब था मेरा, तो बस ऐसे ही देखते देखते जाते थे। इनफैक्ट पहले अटैम्प्ट में तो हम DI स्किप ही कर दिए थे, ठीक है। हाँ, और वो पहले अटैम्प्ट तो मतलब सिंस कट ऑफ कम था तो हो गया, और हुआ भी था, तो मतलब जैसे 18 था तो 19-20 नंबर था मेरा, कुछ ऐसा कुछ हाई स्कोर नहीं था। तो अब डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए क्या होता है जनरली कि हम लोग तुरंत कूद जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे, लेक्चर्स वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ चीज़ तो पल्ले पड़ जाते हैं, फिर बहुतों को पड़ जाता है जिनका मैथ अच्छे से अच्छा था,
मतलब स्कूल से जिसका मैथ अच्छा रहता है जो पहले उनका तो उनके पल्ले पड़ जाते हैं, पर जिनका मैथ्स अच्छा नहीं रहता है वो थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। तो डीआई करने से पहले जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से सब टॉपिक्स हैं, जैसे एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये 3 टॉपिक को आप अच्छे से कर लो। उसके बाद आप डीआई पे आओ, ठीक है। और डीआई में क्या है कि बहुत सारा डीआई है, लाइन डीआई है, बार डीआई है, कैसलेट डीआई है, रडार डीआई है, ठीक है, टेबल डीआई है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डीआई है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस डीआई है। ये सारे तरह के डीआईज हैं, ये सारा बहुत अच्छे से कर लेना है। पर अगर सारा नहीं भी हो पाए तो कोशिश हम लोग को ये करना है कि लाइन डीआई हो जाए, टेबल डीआई बार ये टेबल डीआई हो जाए, फिर ग्राफ डीआई हो जाए, बार ग्राफ डीआई हो जाए, ये सारा हो जाए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैसलेट डीआई। वो कैसलेट डीआई का सीन ऐसा होता है कि वो ऐसे टाइप का आता है, आपको उसको बस स्ट्रक्चरली फ्रेम करना होता है पेपर में, आपको पूरा एक टेबल वगैरह ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब ये तो टॉपिक्स रहा, ये तो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर इतना ही कर लोगे तो आप ये मान के चल लो कि 30-35 नंबर तो आपके इसमें भी आ जाएंगे। रही बात इसमें से अगर किसी को कोई से टॉपिक में नहीं समझ में आ पाता है तो फिर वो स्विच ऑन कर सकते हैं या मूव ऑन कर सकते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स पे। लेकिन ये सब टॉपिक इसलिए मतलब हम नहीं इसलिए प्रेफर किए, या फिर हम किसी को प्रेफर इसलिए नहीं करने देते हैं क्योंकि वो सब में क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है, आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए जो मेजर सोर्स है, जो एक कांस्टेंट सोर्स जो हम फॉलो करते आए हुए हैं और जो बहुत अच्छा लगा हमको, और इससे हम मतलब मैथ्स का ऐसा सीन था मेरा कि मैथ्स में हम बहुत ही डफर टाइप के स्टूडेंट थे, ठीक है। लाइक स्कूल के टाइम में 100 मार्क्स में हमको हमेशा मैथ्स में 1 डिजिट मार्क्स आता था, 1 डिजिट। और सबसे लोएस्ट मार्क्स जो आज तक का था मैथ्स में हम स्कोर किए थे वो 3 था आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मेरा ऐसा कारनामा चलते रहता था। ये एक एग्जांपल है हमारे 3 डिजिट 1 डिजिट जो सर मार्क्स ला रहे हैं और एएफओ क्रैक कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स कभी भी मतलब सर से मोटिवेट हो जाए कि वैसे बच्चे अगर जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर लेकर 12th जो करते हैं वो ऐसा कभी भी ना सोचे कि वो एएफओ क्रैक नहीं कर सकते। ये हमारे सर एक एग्जांपल है। आप इन सर की बातों को देख रहे हैं कि सर ने बताया कि अभी उनके यूनिट डिजिट में मार्क्स आए लेकिन फिर भी उन्होंने एएफओ क्रैक किया। तो आप भी जो बच्चे सीबीए जो पढ़ के आ रहे हैं, 12th आईएससीएजी कर रहे हैं, वो बच्चे निराश ना हो, अपने जो स्ट्रेटजीज़ है, तैयारी है, उनको कंटिन्यू वे में करते रहें और सर की हर बातों को फॉलो करते हुए आप अपने एएफओ को क्रैक कर सकते हैं। आइए सर से और आगे जानते हैं। थोड़ा सा बात हम अभी मतलब एएफओ से थोड़ा हट के करते हैं। यहाँ पे कैंपस में क्या होता है, सब कैंपस में भी और मेन कैंपस और सब कैंपस में भी ये जो इंटर एजी से बच्चे आए हुए होते हैं, इनके अंदर का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि ये हम कॉम्पीट कर नहीं पाएंगे इन लोगों से, ये नहीं हो पाएगा, आगे फ्यूचर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं इंटर एजी से, ठीक है, वो अभी एसएडीओ के पोस्ट पे सेलेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंटर एजी वाले कर नहीं पाते हैं, वो एक मन में एक वो पाल लेते हैं, वो वहम टाइप का कि हम ये जो एक बैरियर है हम उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो हाँ, वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। तो अगर ऐसा दिक्कत है तो आप अपने इंटर एजी वाले सीनियर से मिलें, वैसे सीनियर से मिले जो वाकई कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इन सब चीज़ों की बात हो गई। तो अब आते हैं ये क्वांट में थे हम लोग। क्वांट का जो सोर्स था मेरा वो था करियर डिफाइनर कौशिक मोहंती। हाँ, करियर डिफाइनर बाय कौशिक मोहंती। उसका उनका पूरा एक प्लेलिस्ट आता है, ठीक है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं तो 3 से 4 घंटे का प्लेलिस्ट आता है, ठीक है। आपको 1x के स्पीड पे ही देखना है, ऐसा नहीं कि एक 3 घंटे का लेक्चर है तो 2.5x के स्पीड पे हम देखिए। हाँ, वो नहीं करना है आप लोग को। फिलहाल तो इतना टेक्नो स्मार्ट नहीं होना है। बच्चे एग्रीकल्चर में ऐसा करते हैं हाँ, कि वो 2x पे लगा कर सुन रहे हैं, तो फिर लाइफ भी 2x पे जाएगी, करियर तो ऑब्वियस बात है 5x पे जाएगी, वो श्योर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो कौशिक मोहंती वाले में वो सर वाले में वो पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट है, जितना भी टॉपिक हम बताएं वो सारा वहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे ये सोचेंगे वहाँ पे जाने के बाद कि ये तो 5 साल पुराना लेक्चर है, ये 3 साल पुराना लेक्चर है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो 100 साल पुराना भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। आपके वो थ्योरी पोर्शन चेंज हो सकते हैं, पर उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अलग अलग राइटर आप देख लो, कोई भी एक बुक ले लो, अल्टीमेटली आपको थीम वही मिलेगा, पर वो लैंग्वेज चेंज होता है, ठीक है। तो आप अपना सोर्स को कांस्टेंट रखा करो। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग करियर डिफाइनर एक बार जाओ, वो सारा लेक्चर वहाँ से उठ करके देखो, प्रॉपर एकदम 1x के स्पीड पे देखना है, और तब तक देखना है लाइक
सेम जैसे अभी रीजनिंग के लिए हम बताएं, तब तक देखना है जब तक आप उसको पॉज करके खुद से नहीं बना लो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वांट का। अब इंग्लिश की बात करते हैं। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश मेरा शुरू से ठीक था, मतलब ठीक था। पर यहाँ पे मतलब क्या है कि बहुत सारे मतलब मेरे जूनियर्स भी हैं, मेरे बैचमेट्स भी हैं, बोलना तो सही रहेगा या नहीं रहेगा, बस बस सीनियर्स भी हैं, ठीक है, बोलना ही पड़ेगा और बोलेंगे भी ऑब्वियसली, क्योंकि उससे जूनियर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा। वो उसको रिवर्स मोटिवेशन कहते हैं कि बहुत सारे सीनियर है जिनका इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर वो आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज़ आपके करियर पाथ में हर्डल बनता है, ठीक है। आप उसको जब तक बनने दोगे, जब तक वो बना ही रहेगा। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे कि उस हर्डल को हमको पार करना है और वो खुद क्रैक करना है, वो आप आसानी से कर लोगे। तो जिसका इंग्लिश बिल्कुल ही मतलब, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आई मीन कोई ऑफेंड ना हो इन सब चीज़ों को लेकर के, और अगर कोई होंगे तो उससे पहले आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अगर किसी का इंग्लिश वाकई बहुत कमज़ोर है, जिसको बहुत दिक्कत होता है इंग्लिश में, वो एक दो तीन काम कर सकते हैं। पहला एक काम है कि आप तो मूवीज़ तो आप देखते ही होंगे, तो हाँ, भोजपुरी को स्किप करो फिलहाल, बॉलीवुड को स्किप करो, टॉलीवुड को स्किप करो, आप हॉलीवुड को सबटाइटल इंग्लिश करके देखो आप, ठीक है। पहला एक ऑप्शन ये रहता है। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ, अब बैंकिंग जो न्यूज़पेपर प्रेफर करता है या फिर ऑप्ट करता है, वो होता है हिंदुस्तान टाइम या टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दो ही करता है। उसमें भी आप, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है तो आप, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं एडिटोरियल पेज आप पढ़ लो, पर आप स्टार्टिंग से पढ़ो, ठीक है। और पढ़ो ऐसे कि पेंसिल लेकर के आप पढ़ो, और जो भी वर्ड्स आपको दिखे कि ये हाँ नए नए वर्ड्स हैं, उनको आप राउंड अप कर लो, कॉपी में लिख लो, फिर डिक्शनरी लेकर के आप रेफ़र करके उसका मीनिंग समझ लो। तो इससे दो चीज़ होगा, एक तो आपकी इंग्लिश का जो वोकैब कंटेंट है वो आपका बढ़ेगा, और इंग्लिश कहीं ना कहीं आपका ठीक होगा। ये तो तीन तरीके हुए जो जनरली हम लोग सब सुनते आ रहे हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसका इंग्लिश ठीक है या नहीं ठीक है, या मतलब समहाउ है, ठीक है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन, और जिसको लगता है कि नहीं अब तो हम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं, जिसको ये लगता है कि अब तो हम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं, उसके लिए द बेस्ट और अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि आप यूट्यूब पे जाओ। निमिषा बंसल बहुत ज़्यादा, वो मैम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका लेक्चर काफ़ी अच्छा अच्छा होता है, निमिषा बंसल मैम का, ठीक है। तो या तो आप उनका लेक्चर देखो, अदरवाइज़ उनका लेक्चर नहीं भी देखना है तो कुछ मत करो, आप सिंपली मॉक दो इंग्लिश का। यूट्यूब पे फ्री मॉक्स बहुत सारे आते हैं, मॉक्स दो, पर मॉक्स को एनालाइज करो, ठीक है। जहाँ भी गलती हो रहा है यहाँ पे वहाँ पे उस मॉक्स में कुछ बहुत सारे वोकैब्स आते हैं, उन सबको नोट डाउन करो, उसको सर्च करो, बैकग्राउंड रिसर्च चलना चाहिए हमेशा। तो लास्ट ऑप्शन यही है कि आप मॉक दे करके ठीक कर सकते हो। इससे मॉक देने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि IBPS में इंग्लिश पूछता क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। मैं होल एंड सोल प्रीलिम्स के बारे में एक चीज़ कंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसे आप ये सारे प्लेलिस्ट वगैरह देख लिए, आपका श्योर हो गया कि हाँ भाई अब मेरा कॉन्सेप्ट तो 100% क्लियर हो गया है, अब हमको मॉक्स के पीछे जाना है, ठीक है। तो अब मॉक्स में क्या करना है, एक तो होता है पेड मॉक्स, एक होता है ओपन मॉक्स, ठीक। अब सबसे पहले 2-3 महीने, एटलीस्ट 1 महीना तो, ठीक है, आप फ्री मॉक दो, और ये फ्री मॉक होना चाहिए SBI PO, IBPS PO और SBI क्लर्क लेवल का। ये नहीं कि हम यूट्यूब पे सर्च कर लिए रीजनिंग AFO, या फिर क्या कहता है ये जैसे ब्लड रिलेशन फॉर AFO, ठीक है, ये हाँ टॉपिक वाइज ये नहीं करना है कभी, AFO वाले के लिए तो करना ही नहीं है। हम लोग को सर्च करना होगा, जो भी टॉपिक है आपको वो सर्च करो, मॉक टेस्ट, रीजनिंग, IBPS PO और IBPS, सॉरी IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क, ये 3 एग्ज़ाम का आपको, 3 एग्ज़ाम के लेवल का आपको क्वेश्चन करना है। क्योंकि अब AFO में भी काफ़ी शिफ्ट आ चुका है, पहले पहले मतलब 4-5 साल पहले क्वेश्चंस उस लेवल के नहीं आते थे, पर अब जो चेंजेस हुआ है वो SBI PO, IBPS PO और SBI क्लर्क लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं। और अगर नहीं भी आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली तो जब आप प्लेलिस्ट देख लोगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप फ्री मॉक्स करो। जब आपका फ्री मॉक्स में क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस ये आता है, फ्री मॉक्स से बस एक ही फ़ायदा होता है कि आपको इस बात का कॉन्फिडेंस आएगा कि टाइम तो लग रहा है कोई बात नहीं, पर मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो जब एक बार क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएगा, एक तो हो गया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो गया। अब तीसरा स्टेप होता है टाइम मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ एक्यूरेसी। ये टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी जो है वो पेड मॉक्स से आएगा, ठीक है, पेड। तो अब ये बात आता है कि पेड मॉक्स कहाँ से करें। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर जिससे हमको मैक्सिमम फ़ायदा मिला, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट जो मिला, वो मिला एक कैलाश सर करके
यूट्यूब पे सर्च करना, या फिर उसका एक आई एग्ज़ाम भी करके या एग्री एग्ज़ाम भी करके, ठीक है। आई एग्जाम भी एक है हाँ, जी हाँ। तो आई एग्ज़ाम भी में क्या है कि आपको उसका कोर्स नहीं लेना है, बस आपको उसका टेस्ट सीरीज़ लेना है। अब ये उस इसलिए लेना है क्योंकि वो दी मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ है। वो 199 रुपीज़ में आता है और नियर अबाउट 30 टू 35 टेस्ट उसमें रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रीजनिंग का कर लिए, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर चलो मॉक देना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी आप मॉक दो, होल सोल मॉक दो। हाँ, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है तो हम रीजनिंग का मॉक देंगे, क्योंकि वो फिर आपको एनालिसिस करने में दिक्कत आएगा कि आउट ऑफ ये 125 आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आई एग्जाम भी का टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद एक और टेस्ट सीरीज आता है ऑलिव बोर्ड का। ये ऑलिव बोर्ड क्या है, IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क लेवल का क्वेश्चन सेट करता है। और ये टेस्ट सीरीज नियर अराउंड 400 का आता है। 10 टोटल टेस्ट होते हैं, ये 1 सिंगल अटेम्प्ट टेस्ट होते हैं। ये जो टेस्ट है, ऑलिव बोर्ड का टेस्ट है, ये आपको एग्जाम के ठीक 15 से 20 दिन पहले देना है। ये नहीं कि आप पहले ही दे लो। पहले दोगे तो आपको दिक्कत ये आएगा कि नंबर कम आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। पहले आप आई एग्जाम भी का या फिर कोई भी और टेस्ट दे लो, आपको जिसमें बेटर लगता है वो दे लो। पर ACC का अगर आप लोग ऑप्ट करते हो टेस्ट सीरीज देना, क्योंकि एक जूनियर दे रहा था वो हम देख रहे थे, ACC वाले में क्या है कि आपको ईजी, मॉडरेट और टफ, ये 3 सेक्शन में वो अपना टेस्ट सीरीज को डिवाइड किया है। और बाय डिफ़ॉल्ट लोग तो एग्जाम के टाइम पे इजी और मॉडरेट देंगे, टफ देंगे नहीं, क्योंकि वो पैनिक में आ जाएंगे। पर आप लोग को ये नहीं करना है। अगर आप ACC का मॉक्स देते हो तो आप टफ लेवल वाले टेस्ट सीरीज को ऑप्ट करो। ये तो हो गया प्रीलिम्स की बात। अब हम आते हैं मेंस पे। तो बात करते हैं जो IBPS FO मेंस, जो हमारी एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस में आने वाली जो क्वेश्चंस है उनके बारे में। अभी मेंस में क्या है, टोटल 60 क्वेश्चन आता है। और ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि एग्रीकल्चर से इतना परसेंटेज होगा और अलाइड से इतना होगा। पर जनरली ये देखा गया है कि आपको थोड़ा बहुत अलाइड ही ज़्यादा रहता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर पे बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में नेमराज सुंडा, अरुण कात्यान, ये मोर देन सफिशियंट है, ठीक। अब उसमें भी क्या है कि आप अरुण का नेमराज सुंडा तो जनरली सब अच्छे से करते हैं तो वो करना ही है, ठीक। अब अरुण कात्यान पे अगर हम आते हैं तो क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर, बाकी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। वो नेम रासुंडा से कवर हो जाएगा। हाँ, वो नेमरा सुंडा से कवर हो जाएगा। पर एग्रोनॉमी, ये अरुण कात्यान से आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और क्रॉप फिजियोलॉजी, ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है करना। उसके बाद फिर आप SR कांतवा से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आप कर लो। जो बच्चे जिनके पास टाइम है वो अपना हाँ, पूरा किताब अपना वो तो है, वो श्योर है कि आपके पास अगर मोर देन सफिशिएंट टाइम है तो आप कोचिंग मटेरियल कर सकते हो, आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। पर अगर बुक्स भी पढ़ना हो तो रेड्डी की बुक पढ़ो, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, और DK दास, वो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। एग्रोनॉमी नहीं, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस DK दास, और रेड्डी प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, अगर आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है तो, ठीक है। ये तो हो गया आपका जनरल एग्रीकल्चर का, वो छोटा छोटा सा सेगमेंट है, वो हो जाता है। अब हम एलाइड पे आते हैं। अब एलाइड में क्या होता है कि जनरली बच्चे, या तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी में से करना है और मल्टीपल रिवीजन के साथ करना है, फिर तो आप कोचिंग की कोई भी बुक्स, कोई भी कोचिंग का मटेरियल ले लो, ठीक है। पर सिंस जो फ्रेशर्स होते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप या तो TNAU के अंगराऊ के साइट पे जाओ, ठीक है। वहाँ से जितने भी एलाइड सेक्शन होते हैं, जैसे सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये छः का छः टोटल 6 का नोट्स PDF निकालो, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे फ्री PDF अवेलेबल है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ फार्म मैनेजमेंट पढ़ना है, क्योंकि वो फार्म मैकेनिक्स और या फिर फार्म मशीनरीज, यस। हाँ, तो फार्म मशीनरीज वाले सेगमेंट से बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है। तो अगर आप TNAU पढ़ते हो या अंगड़ाऊ पढ़ते हो और SR कांतवा से क्वेश्चन लगा के जाते हो, तो आप ये लिख के लो कि क्वेश्चन आपके अच्छे खासे लग जाएंगे, ठीक है। ये तो मेंस का है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप एलाइड में तो अगर आपको कोचिंग मटेरियल लेना है तो बहुत सारे कोचिंग है, ACC है, IRI टॉपर्स है। पर जो फ्रेशर्स बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन में होकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल कोचिंग पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। सिलेबस ही जो BSc की सिलेबस है उसमें बहुत मोर देन सफिशिएंट है। पर BAU से तो नहीं होने वाला है, TNAU और अंगराऊ ही आपको हेल्प करेगा एट द एंड। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखो कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का एग्जाम होता है, चाहे आप UPSC ले लो, BPSC ले लो, SADO BAO ले लो, वो तो चला गया। अभी फिलहाल UPSC और BPSC की हम बात करते हैं। तो एज अ रेफरेंस भी और एज अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इनफैक्ट NABARD भी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो दी मोस्ट प्रेफर्ड बुक है। नोट्स कह लो, आप PDF कह लो, बुक तो नहीं कह सकते हो, PDF कह लो, वो मोस्ट प्रेफर्ड बुक है, सॉरी नोट्स है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेंस का, ठीक है। अब मेंस में क्या है, फिर वही मॉक्स वाली बात आती है, तो आप मॉक्स कहीं से भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो प्री मेंस की बात हो गई, अब बात करते हैं इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से पैनल का हमको सामना करना है, वहाँ पे सर से जानते हैं। इंटरव्यू में जनरली सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू के दिन DV होता है,
डीवी के बाद फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाते हैं, तो फिर आपको बैठा दिया जाता है कि आप बैठो। फिर जब आपका नंबर आता है तो आपको इंटरव्यू रूम में, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा होता है, वहाँ पे एंटर करना है। तो खुद से गेट खोलना है पहली बात तो। गेट ऐसा नहीं कि गार्ड है तो गार्ड के पे डिपेंडेंट रहेंगे, खुद से गेट खोलो, फिर अंदर जाना है, चेयर के पास खड़े रहना है और सबको विश करना है। विश करना ऐसे है कि अगर वो जो चेयरमैन है, क्योंकि टोटल 5, एक पैनल में टोटल 5 मेंबर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो बीच में बैठते हैं वो जनरली चेयरमैन होते हैं। अब वो चेयरमैन अगर मेल है तो गुड आफ्टरनून सर, या गुड मॉर्निंग सर, या गुड इवनिंग सर, जो भी है अकॉर्डिंग टू टाइम। हाँ, अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको विश करना है। और उस पैनल में अगर मैम है तो आपको लास्ट में मैम को ग्रीट करना है। अब अगर चेयरमैन फीमेल है तो सेम चीज़ है, आप ग्रीट स्टार्ट करोगे फीमेल से, एंड करोगे मेल पे, फिर वो बोलेंगे बैठने को तो आप बैठ जाओगे। तो जो चेयरमैन जो बीच वाले होते हैं वो सबसे पहला, सबसे मतलब जो बेसिक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब इंट्रोडक्शन में भी क्या है कि हम लोग जो रैगिंग, मतलब जनरली क्या होता है, वो प्रेशर में आकर के अंडर प्रेशर वाला आ जाता है। वैसे तो अंडर प्रेशर वाले अब तो आपके जो जूनियर हैं वो तो नहीं जानेंगे बाय द वे, ठीक है। पहले वाले जूनियर जानते हैं। तो वो प्रेशर में क्या होता है कि आप अपना नेचुरल जो एक्टिविटी है वो आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर वही साइज स्टार्ट हो जाएगा, गुड आफ्टरनून मैम, कहीं वहाँ पे 90 भी मार दो आउट ऑफ प्रेशर, तो वो आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो जनरली आपका इंट्रोडक्शन में जो होता है, बहुत सारे, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन, अगर ये सीनियर्स वगैरह जो हम लोग को सिखाते थे, तो हम लोग स्टार्ट करते थे 10th से। 10th कहाँ से की, 11th कहाँ से की, मतलब 10th की है, 12th का किया, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स। पर जो प्रोफेशनल इंटरव्यू होता है वो आप अपने हाईएस्ट पोस्ट पे से जाओ। जैसे अगर आपका मास्टर्स हो चुका है तो पहले आप मास्टर्स दो, फिर ग्रेजुएशन दो, बस। ऐसा 12th और 10th कहने का बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जो बच्चे आईएससी एजी कर चुके हैं, क्या वो अपना बता सकते हैं या नहीं? हाँ, अगर आपका सिर्फ मास्टर्स है, मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन दो तो आप बताओ एटलीस्ट। एटलीस्ट। हाँ, अगर आप मास्टर्स किए हुए हो तो मास्टर्स और ग्रेजुएशन बताओ। अगर सिर्फ आप ग्रेजुएशन पे गए हुए हो तो ग्रेजुएशन और आईएससी का बात बता दो आप। उसके बाद फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट, ऐसे नहीं कि आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट फलाना ढिमकाना, जो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बांका डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आई बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बांका। अभी कोशिश ये करेंगे कि इंट्रोडक्शन से ही मेरे से क्वेश्चन आए, क्योंकि ये पूरा इंटरव्यू जो सेगमेंट होता है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। आई मीन जो इंटरव्यू दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो पूरा इंटरव्यू इंट्रोडक्शन पे नचा दो, और अगर आप केपेबल इनफ नहीं है तो फिर आपसे क्वेश्चंस के बाहर लगेंगे। पर जैसे अभी जैसे कोई दरभंगा का है तो आई बिलोंग फ्रॉम द स्टेट विच इज़ लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ लीची और मखाना, वट एवर, जो उस टाइम का वो रहेगा। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो तुमसे पूछेंगे। एक तो तुमसे पूछ लेंगे विच स्टेट, उनको ऑल्दो उनको पता है, डिस्ट्रिक्ट पता है। फिर तुम जैसे वहाँ पे बोले हो मखाना या लीची, तो फिर उनसे उससे भी क्वेश्चन आएगा, वो श्योर आएगा, ठीक है। तो वो चेयरमैन का तो ऐसा इंट्रोडक्शन तो तुम्हारा ऐसा जाना चाहिए। फिर हॉबीज़ तो आपको मस्ट है मेंशन करना। अभी ऐसा नहीं कि जो सीनियर सिखाते हैं सिंगिंग एंड डांसिंग, वैसा तो कुछ नहीं करना है। पर कभी कभी कोई प्रेशर में कर देता है, और वो बोलते भी हैं कभी कभी कि अच्छा आपने तो हॉबीज़ में मेंशन किया था सिंगिंग एंड डांसिंग, तो आप परफॉर्म करके दिखाओ। तो उसमें भी शर्माना बिल्कुल नहीं है। अगर आप माइकल जैक्सन बन के डांस कर सकते हो तो वो भी कर लो, या फिर आप पवन सिंह बन के डांस कर सकते हो तो वो भी आप कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है वो आप कर लो। क्योंकि वो बस आपको टेस्ट करते हैं कि नर्वसनेस और जो हेजिटेशन है, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि ये टोटली आपका जो एएफओ पोस्ट है वो आपको फील्ड डिपेंडेंट है, मतलब पब्लिक डीलिंग है इसमें। ऐसा नहीं है कि जाते के साथ आप एज अ चेयर मतलब डेस्कटॉप पे ही बैठोगे, आपको फील्ड पे भी जाना होगा, डेस्कटॉप भी करना होगा, तो वो रेशियो चेंज होता है। पर ज़्यादा पार्ट आपका फील्ड वर्क का है, तो पब्लिक डीलिंग आना चाहिए। और वैसे भी एग्रीकल्चर में जो भी एग्जाम देख लो आप, पब्लिक डीलिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो, ठीक है। ये तो आपका इंट्रोडक्शन का बात हुआ, ठीक है। अब जैसे BAU, अभी अगर हम बोलेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये थोड़ा सा बोरिंग सा और बहुत मतलब एकदम लो सा साउंड करेगा। अब आप बोलोगे कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉलेज, ये आप बोल सकते हो। अभी जैसे हम मंडन भारती से पास आउट हुए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मंडन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा। अब ये जैसे बोलेंगे तो जैसे पहला जो मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें से कोई एक पैनल में से क्वेश्चन पूछे थे कि ये मंडन भारती ही नाम क्यों पड़ा। जैसे अभी भोला पासवान शास्त्री है तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों पड़ा या ये कौन थे, ठीक है। नाम पे ही पड़ता है क्यों। और यहाँ पे देख लो कि हर एक कॉलेज का नाम तो ऐसा ही है जिसके पीछे हिस्ट्री है, ठीक है। हॉस्टल के भी नेम्स पे, हॉस्टल के भी नाम। और बहुत, मेरा पहला जो इंटरव्यू था उसमें आप ये एक पैनल मेंबर BAU से पास आउट हुए थे, वो मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मेस में जो तुम्हारा मुन्नी है वो कैसा खाना बनाता है। ये हाँ, ये रियलिटी, ये ऐसा नहीं है कि हम सुना सुनाया बात बोल रहे हैं, ये बहुत रियल है। ये मेरे साथ हुआ था। वो मुन्नी के बारे में पूछे, एसएन सिंह सर के हाल के बारे में पूछे, और इनफैक्ट हमसे वो भी पूछ दिया कि एसएन सिंह सर का पूरा नाम क्या है। तो मतलब ये सुन के उस समय तो हम इतना ही ज़्यादा वो हो गए थे, मेरे दिमाग में तो बस बाबा 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 चल रहा था। अब हम ये सर समझ में नहीं आ पा रहा था कि हम बोले तो बोले क्या। तो हम बोले सर सॉरी सर, एक्चुअली अभी तो पूरा नाम नहीं पता है, पर हम लोग उनको प्यार से लाइक बाबा बाबा बोलते हैं। पर वो भी हमको नहीं बोलना चाहिए था। बाद में हमको ये रियलाइज़ हुआ, मार्क्स देखने के बाद भी रियलाइज़ हुआ कि हम कुछ ज़्यादा ही बकैती काट दिए थे वहाँ पे। बहुत कैजुअल वे में जाके इंटरव्यू हम दे के आ गए थे। हाँ, वो मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। मेरा पहला अटैम्प्ट में हम इंटरव्यू तक नहीं गए थे, मेंस तक गए थे, इंटरव्यू के लिए हम शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए थे। दूसरे इंटरव्यू का हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये हो गया, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा आपको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल, अगर आप BAU कैंपस से, खास करके इस कैंपस से हो या फिर जिस भी कैंपस से हो, वहाँ पे जो भी स्टाफ्स हैं, खास करके पुराने स्टाफ हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल हैं या कोई फैकल्टी हैं जो बहुत पुराने समय से हैं, उनका तो पूरा नाम आप दिमाग में रख ही लो। हाँ, कोई ना कोई एक तो पैनल में मेंबर होगा जिसका कोई ना कोई रिश्ता नाता इस यूनिवर्सिटी से होगा, ये तय है, मान के चल लो, ठीक है।
ये सब बीच बीच में क्वेश्चन आएगा, और वो तब आएगा जब आप बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, नो 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 या सॉरी 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 कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। चेयरमैन का इतना ही रिश्ता रहता है आपसे, जो पैनल में चेयरमैन होते हैं बस उनका इतना ही है कि इंट्रोडक्शन हो गया, खत्म बात। उसके बाद फिर बाकी जो 4 मेंबर हैं उसमें से एक जो पैनल मेंबर होंगे वो आपको एग्रीकल्चर या स्पेशलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप जनरल एग्रीकल्चर मतलब आप सिर्फ ग्रेजुएशन बोल रहे हो तो पूरे एग्रीकल्चर का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्पेशलाइजेशन बोल रहे हो तो मास्टर्स कर रहे हो तो आपको मास्टर्स में आपके थीसिस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, टाइटल पता होना चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए। दूसरी बात, इस बार मेरे इंटरव्यू में भी ये पूछा गया था कि आप ये टॉपिक ही क्यों प्रेफर किए अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर टॉपिक्स, और बहुत सारे फील्ड क्रॉप्स हैं। मेरा रिसर्च था फील्ड पी पे, तो वो बोले फील्ड पे ही क्यों किए, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड जैसे किसी का फील्ड पी है फॉर एग्जांपल, अगर किसी का हो तो वो गार्डन पी को भी पढ़ के जाओ, वो मेंडल को भी पढ़ के जाओ, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ देंगे। अगर आप स्पेशलाइजेशन हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास एक परफेक्ट नॉलेज, एक मतलब डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपके एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन वाले पूछ देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो तीसरा पैनल मेंबर होता है वो होता है बैंकिंग से ही कोई एक आदमी आता है, ठीक है। वो खास करके एएफओ ही रहता है, कोई एक तो रहता है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता वो किस पोस्ट को होल्ड करता है, पर वो मतलब बैंक से ही रिलेटेड रहता है। अब वो जो है उनका एक फिक्स है कि वो पूछेंगे आपसे सिर्फ बैंकिंग से। अब बैंकिंग में क्या है कि एक बैंकिंग अवेयरनेस करके बहुत सारा ओपन टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब पे तो नहीं, टेलीग्राम पे आपको एक कैप्सूल मिल जाएगा, ठीक है। और वो भी सेट रहता है कि यही सारा क्वेश्चन आता है। जैसे आप सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछ देगा बैंक और बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे हाँ पहले ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आता है जनरली। बैंक और बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, चेक्स कितने टाइप के होते हैं, चेक्स क्या होते हैं, ओपन चेक क्या होते हैं, बियरर चेक क्या होते हैं, अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, नास्ट्रो लॉर्सो ऐसे करके बहुत सारे अकाउंट्स हैं। जब तुम पीडीएफ पढ़ोगे तो वो तुमको नॉलेज पूरा आ जाएगा। मतलब ये फिक्स्ड है कि यही सब अकाउंट्स पे क्वेश्चन जाता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछता है, सेविंग्स करंट और फिक्स में क्या डिफरेंस है वो पूछेगा तुमसे, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, फिर चेक क्या होता है, कितने टाइप के चेक होते हैं। फिर एक आता है बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है। फिर आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, कितना है, कितना परसेंटेज है, ये पूछ लिया जाता है। फिर एक पूछा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो ये कुछ 12-13 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस 12-13 से बाहर जाते भी नहीं हैं वो लोग। और ऐसा कुछ डिटेल में नहीं पूछते हैं कि ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, या फिर वो जो अंदर का है जो आप जैसे कोई इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद जो आप वहाँ पे सीखोगे वो चीज़ आपसे नहीं पूछेगा। वो उतना ही सरफेस लेवल का चीज़ वो पूछेगा जो आप बता, उनको भी पता है कि ये अभी ज्वाइन करेंगे या फिर इनका सिलेक्शन होगा, ये हो नहीं चुका है। ये प्रमोशनल एग्जाम इंटरव्यू नहीं है, पर ये एंट्रेंस इंटरव्यू है, इसलिए वो सरफेस लेवल पे ही वो पूछेंगे। एक पीडीएफ है बैंकिंग अवेयरनेस करके या फिर बैंकिंग कैप्सूल करके, ठीक है। एग्जैक्टली तो वो हमारा क्या कहते हैं वो चैनल का मुझे नाम ही नहीं पता रहा है अभी, पर मैं बता दूंगा तुमको कभी, ठीक है। उसमें एक पीडीएफ आता है, वो आप अच्छे से पढ़ लो, निकल जाएगा इंटरव्यू बैंकिंग का, बैंकिंग अवेयरनेस का। ये हो गया। अब जो आखिरी जो मेंबर हैं पैनल में, वो कुछ नहीं करते हैं, वो तुमको ऊपर से नीचे देखेंगे, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, चेहरे पे स्ट्रेस है नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आप इतने बार इंटरव्यू दे लो कि ये सब चीज़ नहीं हो। और कोशिश ये करना है कि हाथ का कोई किसी भी तरह का कोई जेस्चर नहीं होना चाहिए। आप स्माइलिंग फेस के साथ दो, पर ऐसे भी मत हंसो कि वो ऑकवर्ड हो जाए, ठीक है। मतलब एक बैलेंस बना करके रखना है। चेहरे पे नॉर्मल स्माइल होनी चाहिए, कैजुअली नहीं होना। हाँ, कैजुअल नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल पूरा एटिकेट जो आपका होना चाहिए वो प्रोफेशनल का हो, प्रोफेशन का होना चाहिए। अब एक और चीज़ होता है, चेयरमैन क्या करते हैं, वो करंट अफेयर पे क्वेश्चन भी पूछते हैं। अभी जैसे मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि अभी ट्रम्प बहुत सारे डिसीजन ले रहा था, बहुत सारा, जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ ले लिया था, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत सारे विजिट पे गए थे। तो आपको एटलीस्ट जैसे आप मेंस का एग्जाम दे के आते हो, तो मेंस का एग्जाम से लेकर के आपका डेट टिल डेट ऑफ इंटरव्यू, और जब आप इंटरव्यू में एंटर करते हो उससे पहले तक अगर पॉसिबल हो तो आप उस दिन तक का भी आप करंट कलेक्ट करके रखो, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ अच्छे से उस पूरे एक महीने का तो आपको करंट अफेयर प्रॉपर आना चाहिए, बिल्कुल स्किप नहीं होना चाहिए। दैट टू, अगर आप एग्रीकल्चर स्पेसिफिक करंट अफेयर जान रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इस बार इंटरव्यू में मेरे से पूछा था आप न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो, तो ऑल्दो हम नहीं पढ़ के आए थे, फ़ोन से ही लोग पढ़ते हैं ना, अभी आप सेंटर पे न्यूज़पेपर कहाँ ही कर कैरी करके जाएंगे। तो हम बोले थे यस सर, तो आज के डेट का कोई करंट न्यूज़ बताओ। तो एक ज्ञानेश कुमार करके चीफ इलेक्शन कमीशन बना था, उसी दिन मेरा इंटरव्यू था, लाइक अब याद नहीं आया जिस दिन था इंटरव्यू, उसी दिन सुबह ये न्यूज़ आया था। उसके एक दिन पहले अपॉइंट हुआ होगा, दूसरे दिन न्यूज़ आया था। तो वो उस डेट तक का आपको अपडेट रखना है। अब देखो, हाँ अब देखो दो चीज़ है, आप उस क्वेश्चन को स्किप भी करोगे तो आपको लॉस नहीं है, ठीक है, मतलब लेकिन वो जीरो बेनिफिट है। लॉस बिल्कुल नहीं है, जीरो बेनिफिट है। पर अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट बहुत है। एक क्या है कि वो उस ये आपका गुड इंप्रेशन जाएगा उन पे कि वो इतना अवेयर है कि वो सुबह तक का भी न्यूज़ देख के गया है। अभी कोई अगर बोल रहा है कि जैसे कोई किसी का हॉबीज़ होता है न्यूज़पेपर रीडिंग, अभी उसको अगर बोला जाएगा, जैसे अगर हम अपने हॉबीज़ में बोलेंगे रीडिंग न्यूज़पेपर, और फिर अगर हमसे वो पूछेगा कि सुबह का न्यूज़ क्या है, वो हम नहीं बताएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा एक डिमेरिट की तरह जाता है, और वो कहीं ना कहीं नंबर कट होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है।
और तभी आपको पता चलेगा कि हमको इतना नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। आप 20 में से 10 भी क्वेश्चन दो, 5 भी क्वेश्चन दो, पर वो 5 इम्पैक्ट क्वेश्चन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। आप सॉरी भी बोल सकते हो, आप गेस भी कर सकते हो, पर गेस करने से पहले आपको परमिशन लेना है। ऐसा नहीं कि आप आंसर कर दो और बाद में बोलो कि सर हम तो गेस कर रहे थे। क्रॉस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, ये तो सीनियर से भी सीखे हो, नो क्रॉस क्वेश्चन विद सीनियर्स। तो वहाँ पे भी पैनल मेंबर से क्रॉस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड उस वो पैनल को एक पॉइंट पे आना है जहाँ पे उनको ये प्रूव करना है कि जानते हैं हम आपसे ज़्यादा है। ठीक है, अभी भी आप में बहुत कमी है। ठीक है, और एक थोड़ा सा एक मिथ होता है कि बहुत सारे इंटरव्यू, मिथ नहीं है मतलब, ये ऐसा पैनिक भी नहीं करना है। बहुत सारे इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया या फिर 4 क्वेश्चन पे भी अगर कॉन्फिडेंस से दोगे, जैसे पिछले वाले इंटरव्यू में क्या हुआ था कि मेरे से नियर अबाउट 15 to 16 क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, उसमें से हम सिर्फ 4 ही दे पाए थे आंसर। पर वो 4 मेरा इम्पैक्ट क्वेश्चन था, इम्पैक्ट आंसर था। और ये मीडियम का जो बात आता है ना, वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम चाहो तो इंग्लिश में बोलो, तुम चाहे तो हिंदी में बोलो, पर जो कम्युनिकेशन का लॉ है कि अगर सामने से इंग्लिश में पूछा है तो आप इंग्लिश में बोलो। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा बहुत इंप्रेशन का ऊपर नीचे होता है, मार्क्स में ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो उस 4 क्वेश्चन में मतलब वैसे 16 क्वेश्चन पूछा गया था, बस 4 का ही जवाब दिए थे। बाकी सब चीज़ में पोलाइटली नो सर, सॉरी सर, सर आई विल ट्राई टू लर्न दिस, इतना ही बोल करके निकल गए थे। तो उसमें भी हमको चॉकलेट मिला था। पर ऐसा नहीं है कि मिल गया तो सिलेक्शन होना तय है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस बार इंटरव्यू में मेरे से 20-25 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से हम 16 क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट कॉन्क्रीट आंसर दिए थे। लॉजिक्स के साथ देना होता है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी करना होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा था, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रोडक्शन किसका ज़्यादा है और होना किसका ज़्यादा चाहिए। अभी ऐसे नहीं कि बोल देना है कि होना तो सर वेजिटेबल का चाहिए पर होता फ्रूट्स का है। आपको लॉजिक के साथ देना चाहिए कि करेंटली फ्रूट का प्रोडक्शन ज़्यादा है वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में, जो भी है। ठीक है, डेटा से हमको बहुत दिक्कत होता है, हम डेटा रफली याद नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो देख सकते हैं होना क्यों चाहिए, उसके पीछे का भी लॉजिक आपके पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर फ्रूट ज़्यादा होगा तो फार्मर का इनकम ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको। जैसे एक माल न्यूट्रिशन करके कुछ आता है कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी के पॉपुलेशन में माल न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी है उसके बेसिस पे क्रॉस-यॉर्कर, फिर मरासमस, ये सारा डिजीज़ वगैरह होता है। तो ये पूरा इंटरव्यू तुम होल एंड सोल स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अभी अगर तुम ये 2 टर्म बोल दोगे, क्वाशी-यॉर्कर या फिर मरासमस बोल दोगे, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन से आंसर आए, मतलब उस पर्टिकुलर टर्म से क्वेश्चन आएगा। क्या किससे होता है, क्या डिफिशिएंसी उससे इंटरव्यूअर को तुम्हारे डेप्थ ऑफ नॉलेज का पता चलता है, वो इंप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, ये सारा चीज़ अपनी जगह पे है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जनरली इंटरव्यू देते देते हम लोग इतना पैनिक कर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है, नहीं करना क्या है। तो अगर आप कुछ नहीं भी कर पाओ, कम से कम भी आंसर दो, पर कॉन्फिडेंस के साथ दो। चेयरफुल चेहरा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बाकी अपने बॉडी लैंग्वेजेस, जिसका हाथ वाथ बहुत उठता उठता है, अपने गेस्चर पे कंट्रोल करना है। मॉक्स वगैरह दे करके वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होता है, आप जैसे चेयर पे उठते हो, बाकी सबको थैंक यू बोलते हो, और फिर जब आप जाते हो गेट पे, तो वहाँ पे गेट पे एक गार्ड रहता है। आपको उस गार्ड पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि वो गेट खोलेगा, खुद से गेट खोलना है, और बंद भी आपको खुद से ही करना है। ठीक है, आपका गेट इतना तो आपके में सेंस होना चाहिए, या फिर वो क्या कहते हैं, मतलब होता क्या कि प्रेशर में हम लोग कुछ भी कर देते हैं, गेट खुला तो हम लोग निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, वो एक मतलब एटिकेट होता है, और वो जनरली तो सब जगह यही करना चाहिए। बट देन जहाँ पे मेरे लिए फ्रूटफुल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को कॉन्शियस होना है कि गेट भी खुद से बंद करें। तो ये होल एंड सोल इंटरव्यू का पूरा पोर्शन है। रहा बात इंटरव्यू का प्रिपरेशन, तो इंटरव्यू का कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये इंटरव्यू जो है वो ऐसे मतलब बहुत सारे कोचिंग में या फिर कोई भी तुम मॉक उठाओगे तो सबसे पहला ही बात बोलेगा कि इंटरव्यू क्या है, इनरव्यू है। वो ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है। तो अब इनरव्यू को कोई कैसे ही समझा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलो हम बोल रहे हैं कि हम इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाते हैं, आपका कैरेक्टर पिछले 20 साल से 25 साल से क्या है, वो कैसे चेंज होगा, वो हम कैसे करवा सकते हैं, वो भी 1 महीने के टाइम में। आप इंटरव्यू ठीक कर सकते हो सेल्फ से, खुद से कर सकते हो। ठीक है, दोस्तों से बात करो, जो जिसका जिसका सिलेक्शन है, जो इंटरव्यू में जाने वाले हैं, उसको बोलो कि भाई तुमसे क्या क्या क्वेश्चन तुमको लगता है कि मेरे से पूछना चाहिए, या फिर तुमको क्या लगता है इतने दिन में देख करके कि हमको अब इंटरव्यू देने जाना है, तो हमें क्या क्या गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, स्वॉट एनालिसिस आना चाहिए। इन सिंपल वर्ड, जैसे हम लोग एक्सटेंशन में पढ़ते हैं, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, ये सब तो इंटरव्यू का होल सोल हो गया। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग भरते हैं ना, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म से। अब वो एप्लीकेशन फॉर्म से जो क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका जो बैंक को आप चूज़ करते हो, आप प्रायोरिटी पे जो किसको आगे रखते हो। तो आप पहला जो आपका जो प्रायोरिटी है बैंक का, लेट्स सपोज जैसे मेरा था पीएनबी, पीएनबी के बाद सेंट्रल बैंक, ऑल्दो वैकेंसी नहीं था, सीट नहीं था, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह से करके आप अपना सीक्वेंस अरेंज करते हो। तो जो सीक्वेंस आप अरेंज करते हो, उस सारे बैंक के बाद पहली बात तो कि आप बैंक, जैसे हम पीएनबी को सबसे पहले रखे थे, तो जब पहला इंटरव्यू जब हम दिए थे, तो उसमें पहला मतलब ये दूसरे टाइम वाला इंटरव्यू जब हम दिए थे, तो उसमें पूछा गया था आप पीएनबी ही क्यों प्रेफर कर रहे हो। तो उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल कोई आंसर नहीं था। ठीक है, तो उस हिसाब से नंबर भी आया था, उसका कोई इशू भी नहीं है। पर हाँ, सीखने को मिला। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो आप पूरे एप्लीकेशन से एक ही जगह से क्वेश्चन आता है, जो आप प्रायोरिटी चूज सेट करते हो कि हमको ये बैंक पहले रखना है, फिर ये रखना है,
तो आप रखो, ऐसे रख लो हवाबाजी में, पर जनरली रखना चाहिए सीट्स के अकॉर्डिंग। और अगर हर साल पीएनबी वैकेंसी देता है तो पीएनबी को ही पहले रखो। आईबीपीएस में जितने सारे बैंक हैं उसमें पीएनबी काफ़ी डिसेंट है, तो वो अपार्ट मतलब वो बात की बात है, पर आप पीएनबी को पहले रखो। और दूसरी बात ये है कि जितने भी सारे बैंक्स को आप रख रहे हो, मिनिमम टैग लाइन पूरा, ऐसा नहीं पीएनबी बहुत क्या होता है कि प्रेशर में हम लोग पूछ लेगा पीएनबी का पूरा नाम क्या होता है, लोग भूल जाते हैं, कभी कभी प्रेशर में हो जाता है। तो आपको पूरा नाम, टैग लाइन, सीईओ, एमडी, एटलीस्ट इतना आपको ये तीनों बैंक के मतलब जितने भी बैंक्स आप चूज़ किए हो इतना तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे इस बार मेरे से पूछा था कि शुभम अभी तो आप एग्रीकल्चर मास्टर्स किए हुए हो, ठीक है, तो सिंस मेरा मास्टर्स एग्रोनॉमी से था, तो उन्होंने ये पूछा कि अभी कोई 2 या 3 बैंक के सीईओ एमडी का नाम बताओ जो मास्टर्स एग्रोनॉमी से थे और एज अ एएफओ ज्वाइन किए थे। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वही है ना कि हमको ये पता चलना है, करना है कि ये लकीली हमको आता था, क्योंकि हम जब ये सारा चीज़ किए थे। तो आप क्या है ना कि ऐसे नहीं करो कि जैसे एक्सिस बैंक, सॉरी ये पीएनबी है, तो पीएनबी का सीईओ एमडी हम देख लिए, आप थोड़ा उसके बारे में ना वो क्या कहते हैं उसको, क्वालिफिकेशंस पे आप जाओ, ठीक है, या एकेडमिक्स लाइफ के बारे में जाओ, आप देखो कि लास्ट इंस्टीट्यूट क्या था उसका, ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा। रिसर्च तो आपको करना ही है, ये इतना रिसर्च कोई करके नहीं देने वाला है, कोई कोचिंग नहीं देने वाला है, कोई हाँ, और कोई मतलब अगर किसी को पता भी होगा तो शायद वो दे या शायद नहीं दे, वो उस पर डिपेंड करता है, पर आपको खुद को इतना तो करना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो फीमेल मतलब कैंडिडेट होंगी उसके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टॉप 5 या फिर हाँ, नेम एनी 5 इंपॉर्टेंट फीमेल बैंकर्स होल्डिंग द हाईएस्ट पोजीशन इन द बैंक, आपको इतना तो पता करके चलना है। या फिर ऐसे ही पूछ लेगा कि नेम एनी बैंक विच हैज़ फीमेल सीईओ और एमडी, ठीक है, कभी कभी सीईओ एमडी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, और ये सब चीज़ नहीं जानना गलत है, मतलब इस पे नंबर कटेगा। आप कुछ नहीं, जैसे अभी आपसे क्वेश्चन, ये हाइपोथेटिकल और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है वो ऐसा होता है कि सपोज आपको एक बैंक अलॉट की है, तो उस बैंक का आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे, ठीक है, तो आपको बैंक के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे। तो प्रॉफिट जनरेट करने का बैंक में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, जिसको हम लोग कासा अकाउंट कहते हैं, कासा रेशियो, सेविंग्स एंड करंट अकाउंट होता है। फिर उसके बाद फिर आपका ये बॉन्ड्स होता है, प्रीमियम्स होता है, ये सारा चीज़ है, ठीक है। एनपीए को रिड्यूस करना होता है, ये सारा चीज़। हाँ, और इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बैंकिंग से रिलेटेड वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अब एनपीए के बारे में, एनपीए जानना है, एनपीए कितने टाइप का होता है, किसी भी लोन को हम एनपीए कब कहते हैं, और अगर आपको एएफओ बना देते हैं तो आप इस पर्टिकुलर बैंक का एनपीए कैसे कम करोगे। फॉर एग्जांपल एक किसान है जिसका 20 लाख या 30 लाख एनपीए है, वैसे किसान 20 लाख 30 लाख नहीं, जो भी है, जो भी मिनिमम अमाउंट है वो उसका लोन ड्यू है, आप उसको कैसे रिकवर करोगे, ये होता है सिचुएशनल क्वेश्चन। अब ये सिचुएशनल क्वेश्चन आपको थियरी पढ़ के पता चलेगा, क्योंकि एनपीए में क्या है कि आप कोई भी फॉर एग्जांपल कोई एक किसान है, उस पर लोन है, अब हमको उसको रिकवर करना है, तो एनपीए का रिस्ट्रक्चर करते हैं, लोन को पहले रिस्ट्रक्चर करेंगे, फिर उसको टाइम मिलता है, उसके बाद फिर बहुत सारा एक्ट है, जैसे सरसी एक्ट है, सरफसाई एक्ट है, ये सारा एक्ट के थ्रू हम लोग लोक अदालत है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों को वो पीडीएफ जो हम बता रहे हैं ना, वो स्किप कर रहे हैं उसका नाम, पर हम तुमको बता देंगे, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देना, उसमें सारा चीज़ अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ इतना डिप में। और रहा बात सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे ही हाँ, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे आता है, मेरे एक बैचमेट था, मेरे साथ ही इंटरव्यू देने गया था, तो वो मेरे से तीन नंबर पहले गया हुआ था, तो उससे एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि ये बैंक में बहुत सारा भीड़ लगा हुआ रहता है, ठीक है, आप मैनेजर हो, कल को आप 3 साल के बाद या 4 साल के बाद मैनेजर बनोगे, ठीक है, तो उस बैंक को, या फिर आप मैनेजर नहीं भी हो, आप अपने काउंटर पे बैठे हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप बैंक में इतना ज़्यादा जो रश है उस रश को कैसे कम करोगे, ठीक है। वो सब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होता है। अभी कोई आया, वो लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या बैंक से ही कोई डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो ये सब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। अभी जैसे कि बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, जनरली बैंक में क्या होता है, लोग पैसा डिपॉजिट करने आता है, या तो निकालने आता है, या नहीं तो अपना ये पासबुक अपडेट करवाने आता है। तो अब देख रहे हो कि सारे बैंक क्या करते हैं, वो पासबुक मशीन जो है वो गेट के बगल में लगा देते हैं, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट और सेविंग्स और जो डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट क्या कहते हैं उसको यार, ये सेविंग क्या है यार, विड्रॉ और जो डिपॉजिट करते हैं ना, ठीक है, मतलब विड्रॉवल और डिपॉजिट वाला वो सामने मशीन ही लगा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, ठीक है। देखो नहीं, ये सारा क्वेश्चन क्या है कि तुम सिचुएशनल क्वेश्चन तो तुमको देना ही पड़ेगा आंसर, नहीं वो है, वो डिसाइडिंग होता है, ठीक है, कि ये कैसे हैंडल करेगा। मतलब मैनेजमेंट टाइप का जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि वो मैनेजमेंट एक स्किल है जो आपको बहुत ज़रूरत है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब क्लास 10 से के बाद से लेकर के आप मरते दम तक आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। तो वो मैनेजमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बैंक डिपेंडेंट, जैसे अभी ये रश वाला चीज़ है, तो जनरली क्या होगा, हम लोग क्या बोलेंगे कि एक लंबा लाइन लगवा देंगे, फीमेल को अलग कर देंगे, मेल को अलग कर देंगे, वो जनरल सा हो जाता है, वो भी कंसिडरेबल है। पर अगर कोई टॉप नॉच आंसर देता है कि डिपॉजिट और सेविंग्स का मशीन बाहर लगा देंगे, चेक्स का बाहर लगा देंगे, रस ऐसे कम होगा।
तो ये इस तरह से थोड़ा आपको एनालिसिस स्टडी करना होगा। तो ये होल इंटरव्यू ऐसा ही है। और तो लास्ट में एक ये सर से हम पूछना चाहेंगे, कहाँ पे स्टडी करना ज़्यादा बेटर होता है, रूम में या फिर लाइब्रेरी में? बहुत सारे ऐसे बच्चों को हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जाके मोटिवेट होते हैं कि दूसरे बच्चों को देख के कि हाँ लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम तक पढ़ पाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा है कि रूम में ही पढ़ के वो अपना सारा प्रिपरेशंस करके और एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं। तो सर से हम जानते हैं कि विच प्लेस इज़ बेटर? टू बी ऑनेस्ट ये बहुत सिली क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको जहाँ पे भी, कोई भी स्टूडेंट है, जहाँ पे भी बेटर इन्वायरमेंट मिल रहा है, चाहे वो रूम हो, चाहे हॉस्टल हो, सॉरी चाहे रूम हो, हॉस्टल में जो छोटे छोटे रूम खाली रहते हैं वो रहे, या लाइब्रेरी रहे, या डिपार्टमेंट्स में, जहाँ पे भी ठीक लगता है वहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रूम में पढ़ोगे तो ज़्यादा एफर्ट आए, मतलब आउटपुट आएगा, या लाइब्रेरी में पढ़ोगे तो ज़्यादा आएगा। वो डिपेंड करता है कि तुम 1 घंटा भी कितने कंसंट्रेशन से पढ़ते हो, वो मैटर करता है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हो तुम तो। वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ पा रहे हैं। रूम में पढ़ पा रहे हैं, छत पे भी पढ़ के बहुत सारे एफओ निकाले हैं। इनफैक्ट छत पे ही पढ़ के या गैलरी में भी पढ़ के बहुत सारे यूपीएससी बीपीएससी निकाले हैं। तो मैटर नहीं करता है, आप कहीं से भी पढ़ो, पर इंटेंट होना चाहिए निकालने का, दैट्स इट। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।